50 पेजेस कॉन्ट्रैक्ट के गायब हैं। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो छुपा लिया, जजमेंट छुपा लिया। किसने छुपाया? नैब ने। इस मुल्क में जाली केस बनाता कौन है? नैब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर सियासी हलचल जोरों शोर पर है। जहां पनामा लीक्स की बात की जाए, जहां सिंध की बात की जाए, जहां करप्शन की बात की जाए, तो तीनों ही महाजों के ऊपर सियासतदान भी एक दूसरे के आमने सामने है और ऐसा लगता है कि कानूनी कार्रवाइयां भी जो हो रही हैं उनके अंदर भी सियासतदानों के नाम सामने आने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करें उज़ैर बलोच के हवाले से, तो लियारी गैंग के सरगना उज़ैर बलोच के हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट सामने आ गई। कहा यह जा रहा था कि रिपोर्ट सामने ना आने की वजह पुलिस और रेंजर्स के बीच में तनाजा है और यह कहा जा रहा था कि कई डिस्क्लोजर्स जो लियारी गैंग के सरगना ने अपनी तमाम तफ्तीश के अंदर कहे वो सिंध हुकूमत नहीं चाहती थी कि सामने आए। अब जब जेआईटी रिपोर्ट सामने आई है तो इसके अंदर पीपल्स पार्टी के किसी भी सियासतदान या किसी भी सरबरा, किसी भी लीडर का कोई नाम नहीं मौजूद। अब क्या सवाल ये उठाया जा सकता है कि ये जब तमाम जो चपकलिश चल रही थी रेंजर्स और पुलिस हुक्काम के दरमियान, उसमें पुलिस क्या वाकई में जीत गई और पीपल्स पार्टी के किसी भी सरबरा या लीडर का नाम नहीं आया? वो इसी वजह से नहीं आया कि पुलिस ने तमाम चीज़ें जो है मनवा ली। इसके रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे, दूसरी टॉपिक की तरफ जाएंगे और बात करेंगे डॉक्टर आसिम केस के हवाले से। डॉक्टर आसिम कहते हैं कि उनके खिलाफ सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और बहुत सारे रिकॉर्ड गायब कर दिया गया है। दूसरी जानिब रेंजर्स के वकील का भी यही कहना है कि रिकॉर्ड गायब किया गया वो तमाम बिल्स जो कि दहशतगर्दों के इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं या वो उसके बिल्स डीएसपी अल्ताफ हुसैन नामी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने गायब कर दिए। अगर इसी तरीके से रिकॉर्ड गायब करना इतना आसान है तो जुडिशल सिस्टम का क्या मजाक उड़ाया जा रहा है? सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर तमाम शवाहिद सामने नहीं दिए जा सकेंगे अदालत के, तो फिर अदालत किस तरीके से प्रॉपर तमाम फैसला सामने दे पाएगी? ये सवाल है। उसके बाद बात करेंगे पनामा लीक्स के हवाले से। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का कहना है कि टीओआर्स के अंदर अगर रद्दोबदल का मसला है और ऑपोजिशन को इसके ऊपर बहुत ज्यादा तशवीश है तो ठीक है, टीओआर्स तब्दील कर दिए जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और मंडे तक यानी पीर तक ये एक्सपेक्टेशन है कि गालिबन कोई ना कोई इसके हवाले से चीज़ आगे बढ़ेगी और जुडिशल कमीशन के हवाले से सामने चीज़ें खुल कर आने लगेंगी। अब टीओआर्स के हवाले से क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई रद्दोबदल करेंगे या एज इट इज़ जो टीओआर्स वजीर आजम ने उस पद के अंदर भिजवाए वही टीओआर्स एज इट इज सामने लाए जाएंगे? इन तीनों टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उज़ैर बलोच के टॉपिक के देंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर जर्नलिस्ट। उनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे ज़फ़र हिलाली साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे क़य्यूम सुमरो साहब, उनसे पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये उज़ैर बलोच साहब के हवाले से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट तो सामने आ गई, इसके बारे में क्या समझते हैं डॉक्टर साहब? क्या सही आई है? कोई नाम नहीं है पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडर का? देखिए जी, ये एक नामुकम्मल जेआईटी सामने आई है और इसका सिर्फ वो हिस्सा सामने आया है जिसके ऊपर सिंध पुलिस ने दस्तखत किए हैं। एक बहुत बड़ा हिस्सा इस रिपोर्ट का, तकरीबन 40 सफ़हात पे मुश्तमिल जो हिस्सा है वो उसके ऊपर रेंजर्स ने, आईएसआई ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और सिविलियन साइड से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने साइन किए हैं, लेकिन सिंध पुलिस ने नहीं किए। जो फिदा हुसैन जावरी साहब, जिनको बनाया गया था इंचार्ज उस जेआईटी का, उनका कहना यह है कि अगर मैं दूसरे हिस्से पे साइन करूंगा तो जाहिर है कि वो खौफजदा महसूस करते हैं, डरते हैं, जो भी मामलात हैं वो उस पर दस्तखत नहीं कर रहे। ये नामुकम्मल जेआईटी है जो सामने आई है। और दूसरी जो जेआईटी है उसमें अहम सियासी शख्सियात जो उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करते रहे, सियासी लोग, जिसमें मौजूदा वज़रा भी हैं, साबिक वज़रा भी हैं, सियासी ओहदेदार भी हैं, उनकी जो रिपोर्ट है उस पे सिंध पुलिस ने दस्तखत नहीं किए और वो इस जेआईटी का अहम तरीन हिस्सा है। तो आप यूं समझ सकते हैं कि ये आधा सच अभी सामने आया है और ये आधे से भी कम आया है। जो बाकी सच है वो सामने आना भी बाकी है।
जी सही। लेकिन डॉक्टर साहब ऐसा क्या है चीज अभी सामने नहीं आई जिसके ऊपर अभी दस्तखत नहीं हुआ, ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से पुलिस के जो फिदा हुसैन साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं वो खौफजदा है, क्या ऐसा चीज है इसमें? देखें वो तो डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब खुद बताएंगे, वो सिंध हुकूमत का भी हिस्सा हैं, लेकिन उसके अंदर सियासी शख्सियात हैं, जैसे मैंने पहले बताया। एक साबिक सूबाई वजीर का नाम है उसमें, जो कि उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करते रहे, 2 साबिक सूबाई वज़रा, एक मौजूदा वजीर हैं उनका नाम है, 2 सेनेटर्स हैं उनका नाम है, अरकान असम्बली, पार्लियामेंटेरियंस और अहम सियासी शख्सियात जो कि हुकूमत सिंध में भी जो रूलिंग जमात है उसके अंदर अहम अहदेदार हैं और एक वफाकी लेवल पे अहम अहदे माजी में रहे उनके पास। तो ये सारी वो रिपोर्ट है जो असल जीआईटी है और उसके ऊपर सिंध पुलिस साइन नहीं कर रही। रेंजर्स की तरफ से इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटरेस्टिंगली, जो कि चौधरी निसार साहब के अंडर आता है, उन्होंने भी दस्तखत कर दिए। सिंध पुलिस उस पर दस्तखत नहीं कर रही और ये एक बड़ा मामला है इस वक्त जो वजह तनाज़ा बना हुआ है उज़ैर बलोच की जीआईटी के हवाले से। तो जो रिपोर्ट सामने आई है, मेरा ख्याल है अदालत को खुद इसके ऊपर शायद इंटरवीन करे अदालत और कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिंध हुकूमत से कहे कि मुकम्मल जीआईटी को सामने लाया जाए। सही, इंतहाई अहम बात है कि अगर आधी जीआईटी सामने आई, आधी नहीं आई, तो क़य्यूम सुमरो साहब मुझे बता दीजिएगा, ये बातें भी सामने आ रही थी कि तमाम सिचुएशन जो है वजीर आला साहब की तरफ से भी कहा जा रहा था कि नहीं चीजें सामने लेकर आनी। ज़फ़र इलाही साहब आपकी तरफ चलते हैं, मुझे बताइएगा कि अगर इसी तरह से सियासी दबाव है, जेआईटी की रिपोर्ट सामने नहीं आएगी, तो फिर किस तरीके से इंसाफ फराहम किया जा सकेगा? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसके मतलब ये है कि एक इदारा और एक स्टेट का पुलिस जो है वो डिफाई कर रहा है फेडरल गवर्नमेंट के अथॉरिटी को। माने ये तो तसादुम जो है ये तो बिल्कुल अब वाज़े हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपको इस मुल्क में सच और झूठ का कभी पता ही नहीं चलेगा। एक कहेंगे कि वो झूठ कह रहे हैं, एक कहेंगे वो सच कह रहे हैं। अब आपको मैं मिसाल देता हूँ। देखिए, रेंजर्स का कहना है कि 9 टेररिस्ट को ट्रीटमेंट मिला, मगर उनके रिकॉर्ड सब गायब ही हो गए। भाई, रिकॉर्ड्स हॉस्पिटल से कैसे गायब हो सकते हैं? हर वार्ड में एविडेंस है कि एक आदमी को एंटर किया। हॉस्पिटल में एविडेंस होना चाहिए, जैसा आदमी अंदर आता है और पेशेंट होता है उसका हर चीज़ रिकॉर्ड किया। अगर सब कागज़ वो कहते हैं उसके बारे में गायब है। अब एक और बात, परसों आसिम साहब ने कहा कि मैं सियाल को नहीं मिला और सियाल साहब ने कहा हाँ मैं गया था, मगर मैं गार्ड डिटेल को चेक करने के लिए गया था। क्या इंटीरियर मिनिस्टर जाता है एक गार्ड डिटेल को चेक करने के लिए? देखिए, कहने की बात यह है कि मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रही है। अब एक और वाकया मैं आपको अगर बता दूं, मुझे कहा गया है कि 29 साल पहले रेंजर्स को बुलाया गया था। 29 साल पहले से रेंजर्स सिंध में हैं और एक डीआईजी कहता है कि हम लोगों को बंदूक के नोक पे कहना पड़ता था कि हाँ उनकी जरूरत है। तो ये क्या हो रहा है? आई मीन, व्हाट काइंड ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज दिस? एक आर्म इज अगेंस्ट द अदर। एक रिपोर्ट साइन करती है, दूसरे नहीं करती है। एक ये कहता है, एक वो कहता है। तो आप मुझे बताएं कि ये कैसा मामला चलेगा? ये कैसा आपको सच पता चलेगा? सही। अच्छा, रेंजर्स इख्तियारात की भी जब बात आई थी उस टाइम पे भी ये तमाम चीजें खुल के सामने लग गई थी। इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर जेआईटी रिपोर्ट के ऊपर आधी के ऊपर साइन कर दिया, आधी नहीं सामने आई, सच पूरा सामने नहीं आ पा रहा आवाम के सामने, तो फिर होगा क्या? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उस जेआईटी रिपोर्ट के हवाले से जो उज़ैर बलोच के तमाम केस के सामने आई है। क़य्यूम सुमरो साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। आधी से ज्यादा जेआईटी जो है उसके ऊपर साइन नहीं किए गए अभी सिंध पुलिस की जानिब से। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिस पे सिग्नेचर अभी तक नहीं किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो माजरत के मुझे पहुँचते पहुँचते देर हो गई थोड़ी, क्योंकि मैं एक और टीवी प्रोग्राम से आ रहा हूँ। जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है, ताल्लुक़ है कि जेआईटी की आधी रिपोर्ट पेश की गई और आधी रिपोर्ट कम अज़ कम इट इज़ नॉट इन टू माई नॉलेज कि यह आधी रिपोर्ट है या आधी बाकी रहती है।
और जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ जो रिपोर्ट सामने आई है, इससे पहले मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ज़रिए इस तरह की बातें आती थी, लेकिन जब ये जीआईटी अपने जो एक्चुअल जो भी फॉर्म में जो जिस वक्त अब ये सामने आ रही है, तो वो तो बिल्कुल सबके सामने है। अब ज़्यादा ये मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि इसका कोई आधा हिस्सा रहता है या इस पर कोई साइन हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में है तो यही जीआईटी है और यही सामने आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले कोई बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो पब्लिक किया गया हो, और ये पहली मरतबा ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है। तो इसका मकसद है कि इसके ऊपर हमें यकीन करना चाहिए। पहले तो हर एक के अपनी सोच, तजज़िये या अपनी इन्फॉर्मेशन की हद तक तो हो सकते हैं पॉसिबल, जो भी बातें कोई कर सकता है, लेकिन जब तक ये एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स जिसकी डिक्लेरेशन, जिसकी पब्लिक जो है अभी प्रॉपर्टी बन गई है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इस पर इत्तेफाक किया जाए, इसको समझा जाए। अगर आगे कोई और भी जीआईटी है तो बहरहाल एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं। सही, ठीक है। वो डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने इस हवाले से मुतला किया है कि आधी आई है आधी नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, ये तमाम सिचुएशन तो सामने आ गई है। अब उन लोगों के नाम, कुछ लोगों के नाम लीक भी हुए थे जिनके हवाले से कहा जा रहा था कि जेआईटी रिपोर्ट में नाम होंगे, अब उनके हवाले से क्या किया जाएगा? क्या नाम दबा देना काफी है? नहीं, देखें जी, पहली बात तो यह है कि जब आधा सच सामने आया है ना, तो वो तमाम की तमाम एक्सरसाइज बेकार हो गई है। यानी अगर 200 आदमी मारे हैं उसने या 190 आदमी मारे हैं उज़ैर बलोच ने, तो क्या उसको वो कुछ इंसानों का शिकार करने का शौक था कि वो एक आदमी बाहर निकलता था और लोगों को मारना शुरू कर देता था? ये बात बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब ने कहा, इनकी नॉलेज में नहीं है, तो फिर इनकी नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि बहुत सीरियस मामला है कि सिंध पुलिस, चूंकि यह हुकूमत सिंध का हिस्सा है, और सिंध पुलिस का एक एसएसपी अगर साइन नहीं कर रहा, फिदा हुसैन जावरी साहब, ये बहुत बड़ा मामला है और वो दस्तखत करने से इनकार कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत को इसका इल्म होना चाहिए और यकीनन इल्म होगा और है। दूसरी बात यह कि जो अभी जफर इलाली साहब बात कर रहे थे डॉक्टर आसिम के केस की, कितना खौफनाक मामला है कि वहां पर डॉक्टर आसिम हुसैन अदालत में ये कह रहे हैं कि वो दहशतगर्दी की अदालत में कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो झूठे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क में जितने दहशतगर्द पकड़े जा रहे हैं या जिन जिन पे इल्जाम है, वो अदालतों में जाके कहें कि जी ये जो मेरा टेलीफोन का डेटा या जो मैं ईमेल कर रहा था या जो बाहर से मेरा कनेक्शन था, ये जो पैसा आ रहा था, जितने भी लोग, ये तो एक हाई प्रोफाइल केस है ना डॉक्टर आसिम का, जितने भी लोग इस दहशतगर्दी की अदालत में जा रहे हैं वही कहें कि कानून नाफिज करने वाले अदारे टेम्पर करके, पेपर्स को चेंज करके सबूत ला रहे हैं। यानी कितना बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है मुल्क की सिक्योरिटी के अदारों के ऊपर, पुलिस के ऊपर, रेंजर्स में, तमाम लोगों पे। और ये इसके जो असरात हैं, ये मेरे ख्याल से डॉक्टर आसिम को या सिंध हुकूमत को इसका बात का एहसास नहीं कि पूरे नेशनल एक्शन प्लान पे इसका असर पड़ रहा है कि हर आदमी खड़ा होकर ये कहेगा कि जी ये जो टेलीफोन था जिससे मैं बात कर रहा था फलाने दहशतगर्द थे या उसके हमायती से, ये तो रिकॉर्ड टेम्पर किया है। ये कितनी खौफनाक प्ली इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ले रही है और इस्तगासा ले रहा है, इस बात का इनको अंदाजा नहीं है। ठीक है। और साथ ही वहां रेंजर्स के वकील ने भी, हिलाली साहब, ये कहा कि जी ये तमाम जो एविडेंस, जो रिसीट्स थी वो गायब कर दी गई हैं। डीएसपी अल्ताफ हुसैन का नाम लिया जा रहा है जो तफ्तीशी अफसर है। अगर इसी तरीके से एविडेंस गायब होता रहेगा तो फिर किस तरीके से हम जुडिशियल सिस्टम को ट्रस्ट कर पाएंगे? एविडेंस ही नहीं होगा जब। देखिए, हमारा ख्याल ये था कि अब जो आईजीज बदले हैं और जो जिस किस्म का लग रहा ये था कि कोऑपरेटिव एटीट्यूड इस्टेब्लिश हो गया है बिटवीन द रेंजर्स एंड द पुलिस, ख्याल ये था कि ये कोऑपरेशन बेहतर होगा। मगर आप यकीन करें कि बैठे बैठे फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि देखिए रेंजर्स जो हैं वो अब पानी बेच रहे हैं, शादी हॉल के बारे में वो शादी हॉल्स चला रहे हैं, हॉस्टल्स उन्होंने ऑक्यूपाई कर दिया है, और ओपनली जो हो रहा है हैदराबाद में लैंड ग्रैबिंग उसको नहीं पकड़ रहे हैं। कहने की बात यह है, एक ब्रिगेडियर साहब को ट्रांसफ़र कर दिया इसलिए कि उनके जो हरकत थे वो ठीक नहीं थे। तो कहने की बात सिर्फ ये है, एक इदारा दूसरे इदारे के बारे में
इट इज इंफॉर्मेशन दे रहा है, पता नहीं सच है या नहीं सच है, मगर लेवल ऑफ कोऑपरेशन आप देख सकते हैं। ये तो कोऑपरेशन कुछ नहीं है, ये तो हॉस्टिलिटी है। और जब आप देखते हैं आईजी जो डीजी रेंजर साहब जो जाते हैं चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, तो वो आईजी तो उधर होता ही नहीं है उस मीटिंग में। तो इसके बारे में आप क्या सोचेंगे? माने कि हम लोग जो सोच रहे थे कि विनिंग एक लिहाज से, हाँ हम जीत रहे हैं द बैटल अगेंस्ट टेररिज्म, मगर इस किस्म की कोऑपरेशन और ये जो डॉक्टर साहब ने कहा है रिफ्यूजल टू साइन व्हाट इज क्या कहते हैं एन एक्सेप्टेबल कॉमन डॉक्यूमेंट, इसका मतलब यह है कि देयर इज नो कोलैबोरेशन कोऑपरेशन ऑन एनीथिंग। और अगर कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन नहीं है तो आप समझते हैं कोर्ट में ये केसेस जब जाएंगे उनका क्या होगा? सही, अच्छा करिए, मेरे ख्याल में बहुत बड़ा धचका है ये। सही। कयूम सुमरो साहब, एक जगह उजैर बलोच की बात आती है, वहां जेआईटी के अंदर पुलिस और रेंजर्स में ठन जाती है। दूसरी जगह डॉक्टर आसिम केस की बात की जाए, वहां भी पुलिस और रेंजर्स के हवाले से सुना जाता है चपकलिश है। उसके अलावा रेंजर्स इख्तियारात की बात की जाए तब वहां सिंध हुकूमत को मसला होता है। ये रेंजर्स और सिंध हुकूमत आपस में मिल के क्यों नहीं ये करप्शन के खात्मे की बात कर रहे हैं? आज ही तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि जी करप्शन को हम नहीं पनपने देंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा करप्शन के ख़िलाफ़ जो आवाज़ बुलंद हुई है वो सूबा सिंध से हुई है, और सबसे ज़्यादा जो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामदगी हुई है वो भी सूबा सिंध में हुई है। इससे ज़्यादा बाकी किसी भी सूबे में इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिलती। अगर करप्शन के ख़िलाफ़ यहाँ पे जो है कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी सिंध के अंदर, अगर इसके अलावा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई हैं वो भी सिंध के अंदर हुई है। और इसके नतीजे में सिंध में देखें मैं बात पूरी करूँ ना प्लीज़। इसके नतीजे में सिंध में अमन अमान बेहतर हो गया है, कराची के हालात बेहतर हो गए हैं, कराची में जो ला एंड आर्डर सिचुएशन की बेहतरी की वजह से यहाँ पे कारोबार की सिचुएशन बेहतर हो गई, लोगों को अमन नसीब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें अपनी तरफ एक हकीकत है, और मैं समझ रहा हूँ और मैं बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ, इंतहाई जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि सिंध गवर्नमेंट, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो चाहे रेंजर्स डिपार्टमेंट, सब एक ही पेज पे। हमारे यहाँ कोई ऐसे बड़े इख्तलाफात नहीं है, न पहले थे। तमाम तर मामलात को जो है एक मुशावरत के अमल के जरिए और एपेक्स कमेटी में बैठ करके तय करते हैं। चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर हूँ इसलिए मुझे पता है कि हम सारे जब बैठते हैं वहाँ पे तो सबके मुशावरत के बाद जो है एक्शन होता है। और जहाँ तक अभी डॉक्टर साहब ने बात की, हिलाली साहब ने बात की, बहरहाल ये तमाम तर मामला जो है अदालत में जाएंगे, अदालत के जरिए सब चीजें सामने आ जाएंगी जो सामने आई है। जी डॉक्टर साहब, क्या ये मुकम्मल जेआईटी है जो सामने आई है या कुछ इसका हिस्सा ऐसा? जी जी डॉक्टर साहब, अगर इसका कोई हिस्सा बाकी रहता है तो यकीनन अदालत में भी ये बात चली जाएगी। अदालत इनका फैसला करेगी कि भाई बाकी जेआईटी का हिस्सा कहाँ है। अगर ये बात वाकई स्टेब्लिश है और जहाँ तक आप फरमा रहे हैं, आपकी अपनी एक इन्फॉर्मेशन है, आपका अपना सोर्स है, उसको मैं उसका इनकार नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक मामलात का सॉल्यूशन है वो भी कोर्ट के तरफ ही होगा कि कोर्ट जब ये सारे मामला देखेगी वहाँ पे ये क्वेश्चन अगर रेज हुआ कि बाकी जेआईटी का हिस्सा कहाँ है तो यानी हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ, यानी हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरी बात को डिनाई नहीं कर रहे, आप मेरी बात को डिनाई नहीं कर रहे। नहीं हो सकता है मैं सही कह रहा हूँ, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है डॉक्टर साहब, मैंने कहा ये आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट के हवाले से मेरी बात है तो मुझे ये आप डिनाई नहीं कर रहे, इसको आप झुटला नहीं रहे। नहीं, मैंने पहले सेगमेंट में ये बात की डॉक्टर साहब कि मेरे ये नॉलेज में नहीं है। लेकिन अगर इसका भी कोई हल होगा तो वो भी कोर्ट में होगा। अगर आपके पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है, मैं वो कह रहा हूँ, मैं बात को अपनी जगह पे रख रहा हूँ कि अगर आपके पास इसकी कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मामला कोर्ट के सामने आएगा और कोर्ट डिसाइड करेगी कि इसका अगर बाकी हिस्सा है या नहीं। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है और जो पब्लिक हो गया है तो शायद इसके बाद कोई हिस्सा न हो। मेरी नॉलेज में तो ये चीज है, आपकी अपनी इन्फॉर्मेशन है, मेरे पास अपनी इन्फॉर्मेशन, जहां तक मुझे पता है वो ये चीज है जो मैं खुद बता रहा हूँ। बाकी मामला जाएंगे कोर्ट में। तमाम तर डॉक्टर आसिम के ऊपर भी जो इल्जामात हैं या बाकी जितनी भी जेआईटीज के हवाले से एलिगेशन हैं वो सब कोर्ट के अंदर मामला जाएंगे। साबिती तो वहां पे होनी है। ये बाकी चीजें तो आप ये भी कह सकते हैं कि किसी जमाने में जो है हमारे जो मिनिस्टर अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनकी एक बहुत बड़ी 400 पेजेस के ऊपर जो है एक रिपोर्ट कोर्ट में शाया हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत बड़े इंकशाफात किए थे। लेकिन जब मजिस्ट्रेट के सामने बात गई तो वो शायद मुख्तलिफ थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमें
में बजाय यहाँ बैठ करके अपने मकसद अपनी सोच को परवान चढ़ाने से बेहतर है कि हम कोर्ट का इंतजार करें, कोर्ट देखें कोर्ट क्या डिसाइड करती है। इन तमाम तर इल्जामात को कोर्ट के जरिए बेहतर यही सोल्यूशन है, बेहतरीन जो है वो हल हो। मैंने जाना ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर कयूम सुमरो साहब ने भी एक बात कही, वो ये कही कि तमाम इदारे एक पेज पर थे। करप्शन के खात्मे के हवाले से सिंध से पहले आवाज उठी, इसके बारे में बात करेंगे कि क्या सिंध से कोई मुखालफत की आवाज भी उठी या नहीं उठी। आफ्टर अ ब्रेक वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहब आपसे आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर शाहिद साहब, कयूम सुमरो साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले फरमाया कि सिंध से करप्शन के खिलाफ और करप्शन के खात्मे के लिए आवाज उठी थी। तो डॉक्टर शाहिद साहब, आवाज तो वो भी उठी थी ना, जब डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार किया गया था तो रेंजर्स के इख्तियारात महदूद करने की भी बात उठी थी। उसके बाद फिर उज़ैर बलोच साहब की बात की जाए, इनके JIT के हवाले से ये भी बात सामने आ रही है, कहीं से घूमती फिरती ये बातें सामने आ रही हैं कि बहुत बड़े बड़े लेवल से बात की गई कि नाम नहीं सामने आने चाहिए पीपल्स पार्टी के लीडरान के। तो ऐसी बातें भी तो सुनने को आई हैं मुखालफत की, करप्शन के हवाले से, करप्शन की कार्रवाई के जो चल रही है उसकी मुखालफत में भी तो बातें सामने आई हैं। ठीक है, हिलाली साहब मैं आपकी तरफ लेकर जाऊंगी। डॉक्टर साहब की आवाज के अंदर कुछ मसला हुआ है। हिलाली साहब आप इसका जवाब दे दीजिएगा। आप अगर थोड़ा सा रिपीट करें क्या जी। हिलाली साहब, सुमरो साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि करप्शन के हवाले से उसके खात्मे के लिए सिंध में सबसे पहले आवाज उठी थी। तो वो आवाज भी तो याद है जो डॉक्टर आसिम साहब की गिरफ्तारी हुई थी, उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई करने की बात की गई थी, तो वो आवाज भी उठी थी कि रेंजर्स के इख्तियारात महदूद किए जाए, करप्शन उनका दायरा कार नहीं है, वो आवाज भी तो उठी थी। बिल्कुल सही है। देखिए, करप्शन का आवाज़ अगर सिंध में उठा था तो लोगों का ख्याल ये था कि सिंध में सबसे ज़्यादा करप्शन हुआ है, मगर हमें पता चला है उस वक्त और बाद में कि सिंध इज़ नॉट अलोन। सिंध एक ही मुल्क ने, एक ही प्रोविंस नहीं है जिधर करप्शन नहीं होता है। और ये गलत बात है कि सिर्फ सिंध को ब्लेम करना करप्शन के लिए और पंजाब को भूल जाना, गलत। मगर अब ये जो करप्शन केसेस आए हैं डॉक्टर आसिम के ख़िलाफ़, अब इनके पास लगता ऐसा है कि एविडेंस बड़ा अच्छा है, ठीक है। अब कोर्ट पे जब जाएगा, जजेस देखेंगे, जब लोगों को क्वेश्चन करेंगे वो पूछेंगे। मगर मुझे तो हैरानगी ये हो रही है कि किस बेसिस पे लोगों को क्वेश्चन करेंगे, जब एक इदारा दूसरे इदारे के बारे में कह रहा है कि ये इदारा गलत कर रहा है। जब एक एविडेंस के बारे में वो कहते हैं देयर इज़ नो प्रूफ, वो कहते हैं देयर इज़ प्रूफ, और प्रूफ कभी है और कभी नहीं है। तो मुझे नहीं समझ आ रही है कि कोर्ट क्या डिसाइड करेगा। सुमरो साहब कहते रहते हैं कि कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट फैसला करेगा। भाई, कोर्ट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। कोर्ट नहीं जाके घूमता है और फोरेंसिकली जाके फिंगरप्रिंट्स लेता है। कोर्ट डिपेंड्स ऑन दी पुलिस और कोर्ट डिपेंड्स ऑन द रेंजर्स। अब रेंजर्स जब कह रही है पुलिस गलत कह रही है और पुलिस कह रही है रेंजर्स गलत कह रही है, तो फिर क्या फैसला करेगा कोर्ट? उनको कैसे फैसला कर सकते? उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है फैसला करने के लिए। अच्छा, एक और सवाल उठता है, ये पूरा इंक्वायरी जो है, दिस हैज टू स्टार्ट अगेन। सही। अच्छा, कयूम साहब आपसे एक सवाल है, वो बड़ी चीजें चहमगोइयां सामने आ रही हैं, बड़ी बातें गर्दिश कर रही हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है कि सुहेल अनवर सयाल साहब की डॉक्टर आसिम से मुलाकात हुई है, इसके बारे में कुछ बताइएगा, हुई नहीं हुई, कुछ तफसीलात बताइएगा जरा इसके बारे में। देखिए, बात ये है कि ये आपको समझना चाहिए कि सुहेल अनवर सयाल सिंध में होम मिनिस्टर भी हैं और उसकी जिम्मेदारियों में अगर ये चीज़ भी है कि वो तमाम तर, और इसके अलावा होम मिनिस्टर के अलावा जेल के मिनिस्टर भी हैं, ये भी आपको ज़हन में होना चाहिए। शायद ये लोग भूल जाते हैं कि जेल के हवाले से भी उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अगर वो हॉस्पिटल जेल है, सब जेल करार दिया गया है, तो उसके इंतज़ामात अगर उन्होंने देखे हैं, अगर ये बात ऑन रिकॉर्ड सही है, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि उसके फ़राइज़ मनसबी से ये कोई अलहदा बात है। ये फ़राइज़ मनसबी में ये चीज़ आती है और कल खुदा न खासा कोई और इशूज़ हो जाते हैं तो ये भी तो फिर उनसे ही पूछ गछ होगी कि आप होम मिनिस्टर थे, आपकी जिम्मेदारी थी। तो बहरहाल
मैं नहीं समझ रहा हूँ कि इस इशू को इतना बड़ा हम इशू समझते हैं। और दूसरी बात देखें, ये मैं बात बेसिकली जो अभी हिलाली साहब ने भी की, डॉक्टर शाहिद साहब भी कह रहे थे, देखें सिंध के हवाले से मैं बिल्कुल ये वाज़िया तौर पे कह रहा था कि जब ये ऑपरेशन का दायरा कार पंजाब की तरफ बढ़ने लगा, चाहे वो करप्शन के हवाले से हो, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से हो, तो वहाँ पे रेजिस्टेंस शो की गई। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ आप क्यों आ रहे हैं। हालांकि कोई इस बात का इनकार नहीं कर सकता है, राना मशहूद साहब, उसकी तो सीडीज और वीडियोस पूरी दुनिया में आ रही है, उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे ये कहा जाए कि जी करप्शन नहीं है, वहाँ पे सबूत नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखें ये जो हमारे वापडा के मिनिस्टर हैं, उनके वालिद साहब ने वहाँ के लॉ मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इसने 12 पता नहीं कितने कत्लों के नाम लिए कि 40 कत्ल कराए। वो एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी दूसरे मिनिस्टर के लिए कह रहा है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, वहाँ पे जीआईटी नहीं बिठाई जा रही। ये छोटू ग्रुप जो है, छोटू गैंग जो है, इतने सालों से पंजाब के अमन अमान को इन्होंने सेबोटाज किया हुआ था, वहाँ पे ऑपरेशन नहीं हो रहा था। इनके होम मिनिस्टर की शहादत, वहाँ पे ये मामला थे। एक राज द बोर्ड ऑपरेशन पूरे मुल्क में हो ताकि ज़रबे अज़ब ऑपरेशन अपने मनकटी अंजाम तक पहुंचे। अच्छा डॉक्टर साहब, कयूम सुमरो साहब दो बड़े अहम नुकात उठाए हैं, उन दोनों नुकात के ऊपर जरा रोशनी डालिएगा। एक तो ये कि कहते हैं कि पंजाब के अंदर जब ऑपरेशन हुआ तो मुखालिफत आई, तो क्या सिंध में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था कोई मुखालिफत सामने नहीं आई थी, बिलखुसूस जब सियासतदानों की करप्शन पे बात करने का पहले? दूसरी बात ये कि सुहेल अनवर सयाल साहब ठीक है वजीर हैं जेल खानाजात वगैरह के भी, लेकिन एट द सेम टाइम क्या एक ही शख्स एक कैदी के ऊपर के हवाले से किसी वजीर का मिलना ये कोई गैर मामूली बात नहीं है? कि बहुत ही गैर मामूली बात है। और दूसरी बात देखें, डॉक्टर कयूम सुमरो साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात दी कि पंजाब के अंदर जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आई और उसके ऊपर कई इजलास हुए और हत्ता कि यहां तक हो गया कि ऑपरेशन जब धमाका हुआ लाहौर के अंदर इकबाल पार्क में, तो उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर दिया रेंजर्स ने और फौज ने, और उसके बाद हुकूमत की तरफ से कोई बात हुई या खामोशी इख्तियार की कि सारा पंजाब के अंदर भी रेजिस्टेंस है और करप्शन है और हमने खुद डिस्कस भी किया छोटू गैंग सारा। लेकिन यह कहना कि सिंध की तरफ से वेलकम किया गया ऑपरेशन को, यह बात बिल्कुल गलत है। सिंध में तो मामलात इंतहा को पहुंच गए थे और सिंध में चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, चाहे वो किसी सियासी जमात के दफातर हो या वो लियारी गैंग के ऊपर, सिंध में तो इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस हो गई थी कि उसके बाद वो हम सबको याद है, और वो करप्शन के ऊपर ही मामला हुआ था और रेंजर्स के इख्तियारात, और वो इतनी लोगों की मेमोरी कम नहीं है। ये बात डॉक्टर कयूम सुमरो साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि पंजाब के अंदर जब मामलात उठे, अच्छा उस वक्त ये था कि जब 90 पे छापा पड़ा तो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत खुश थी, सिंध हुकूमत के ऊपर छापा पड़ा और सिंध हुकूमत के ऊपर ही छापा पड़ा, मैं तो इस तरह कहूंगा, तो उस वक्त वफाकी हुकूमत खुश थी। फिर जब पंजाब में मामला गया तो उनको तकलीफ होने लगी। तो इस ऑपरेशन को जो पॉलिटिकल सपोर्ट थी टेररिज्म को, टेरर फाइनेंसिंग को, कलदन जमातों को, जहां जहां जो जाता रहा उसको तकलीफ होती रही, सबने इसको रेजिस्ट किया। और ये बिल्कुल ये बात तय है कि क्राइम और पॉलिटिक्स का और फाइनेंस का ये ऐसे गठजोड़ बना हुआ है सबका आपस में, जिसकी दुम पे पैर पड़ता है वो चीखता है और दूसरा खुश होता है, फिर जब दूसरी की दुम पे पड़ता है तो वो सब कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी लड़ा। तो जी ये तमाम चीजें तो सामने हैं। ठीक है, ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे इसी के हवाले से। लेकिन अब्दुल कयूम साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे कि आखिर क्यों अक्रॉस द बोर्ड करप्शन को के खात्मे के हवाले से जब बात की जाती है तो इतनी चीजें सामने आती है। पनामा लीक्स की चीज भी सामने है, हमारे सबके सामने है। जुडिशल कमीशन बनेगा नहीं बनेगा, मंडे को तमाम चीजें पता चलेंगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया पनामा लीक्स के हवाले से बात करनी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के वापस आने के बाद तमाम चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी आने वाले चंद घंटों के अंदर, 72 घंटों की अगर बात की जाए। डॉक्टर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर शाहिद साहब, अब तमाम चीजें जो जिस तरीके से इसके ऊपर सियासत हो रही है, करप्शन के खिलाफ मैदान में बिलावल साहब भी आ गए हैं, इमरान खान साहब पहले ही थे, ये तमाम सिचुएशन आपको किधर जाते हुए नजर आ रही है? अब देखिए, करप्शन जो है ना, करप्शन की कोई सियासत नहीं है, ना उसका कोई ईमान है, ना उसका कोई ताल्लुक मजहब से है, ना किसी फिरके से है, ना किसी बिजनेस। करप्शन एक करप्शन है और उसको ना हम सियासत से हमें लेबल, वो एक क्राइम है बहुत बड़ा।
और ये जो अक्रॉस द बोर्ड की बात है ना, अक्रॉस द बोर्ड, ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए और उसी तरह से होगा। और मेरे ख्याल से ये जो पनामा लीक्स के ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातें बात कर रही हैं, ये पब्लिक की डिमांड है, ये पब्लिक चाह रही है। पब्लिक इस वक्त जो अवाम है वो उनके जहन में ये बात आ चुकी है कि यहां पर एहतसाब होना चाहिए किसी ना किसी अंदाज में। अगर रियासत ने आगे बढ़ना है, जो भी सियासी जमात या जो भी चाहे वो सहाफत में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे जो भी लोग इस वक्त करप्शन को फेवर करेंगे, लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे। करप्शन ने बहरहाल जाना है और करप्शन ने अलग होना है, सियासत ने आगे चलना है, हमारी खारजा पॉलिसी। ये करप्शन जो आती है बीच में, उस करप्शन ने और क्राइम ने ये सब आपस में मिक्स हो गए और उसके नतीजे में मुल्क बर्बाद। मुझे यकीन है, ये देखें डॉक्टर आसिम के हवाले से मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि उन्होंने, आपको पता है ना कि अपने सासे जो है अपने साहबजादे के नाम कर दिए थे एक खलीजी रियासत में। अब वहां पर जो ताज़ा इतलात हैं कि वहां पर एक टीम चली गई है पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ तहकीकात करने वाले इदारे हैं, और वहां पर जाके उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है कि वो डॉक्टर आसिम के जो साहबजादे हैं वो उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज थी, और वो जो एफिडेविट साइन करवाया था उन्होंने एम्बेसी में जाके, उसको फॉरेन मिनिस्ट्री ने, फॉरेन ऑफिस ने उसको एंडोर्स नहीं किया, यानी वो डॉक्टर आसिम की एक्सरसाइज बेकार हो गई है। लेकिन लोगों में शऊर है, अदालतें भी देख रही हैं मामलात को, कानून नाफिज करने वाले अदारे भी देख रहे हैं, और यही बात सियासी कुव्वतों को भी देखनी है कि ये किसी एक के लिए नहीं होगा। अगर पीपल्स पार्टी की तरफ मामला जा रहा है या एमक्यूएम की तरफ गया, तो फिर मौजूदा हुकूमत को भी जवाब देना होगा कि पनामा लीक्स के तहत किस तरह से ये हुआ कि अहम तरीन ओहदों पे बैठी हुई शख्सियात जो हैं वो गलत बयानी उन्होंने की आवाम के सामने, टीवी पे आके बार बार अपनी तकारीर में, और गलत गोशवारे जमा कराए, झूठ बोला। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिन बड़े अहम है इस हवाले से। और आज जो वजीर आजम ने बात की है कि खुद जो TORs हैं वो भी अब उन्होंने दे दिए कि चीफ जस्टिस उसको तय करेंगे, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत पे किस कदर शदीद दबाव है और वो आहिस्ता आहिस्ता सरेंडर कर रहे हैं अपनी पोजीशन जो पहले थी। सही। अच्छा हिलाली साहब, ये दबाव है एक, तो डेफिनेटली सारी ऑपोजिशन इकट्ठी होगी। वो ऑपोजिशन जिसने धरने में बचाया था वजीर आजम साहब को, आज वो ऑपोजिशन भी उनके खिलाफ खड़ी है। लेकिन क्या इसको ये भी कहा जा सकता है कि वजीर आजम साहब वाकई में चाहते हैं कि उनका नाम इस तमाम मसले से निकले? देखिए, ये ऑपोजिशन और ख़ास तौर PPP को क्या ज़ेब देता है उनको कहने के लिए कि हम अभी उनके साथ खड़े हुए थे और हम उनके खिलाफ नहीं थे। आपने जो ये सवाल पूछा, भाई रहमान मलिक 2013 के ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री में खुद आके पब्लिकली कहा है कि 700,000 पाउंड्स नवाज शरीफ साहब ने मूव किया है और दैट वाज एन एक्ट ऑफ करप्शन। अब BBC के डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ये कहा है 2013 में, और आप कह रहे हैं कि उनके साथ खड़े हैं। भाई करप्शन इज एविडेंट, मैनिफेस्ट। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री देख लें, क्यों नवाज शरीफ साहब ने BBC को सू नहीं किया, क्यों नवाज शरीफ साहब ने एक केस नहीं किया उनके खिलाफ BBC के, और वो वाजे कर रहे हैं कि इनके जो पैसे हैं सब करप्ट मीन से आए हैं। दूसरी बात, देखिए, कोई हम लोगों को फिक्र नहीं करना चाहिए। अगर वाकई आपको इंसाफ चाहिए तो ये सीधा आप OECD का टास्क फोर्स है ऑन ड्यूबियस ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस मनी जो यूरोप में आता है, वो आपको मुफ्त बगैर पैसे चार्ज करके बता देंगे कि लंदन में पैसे कब आए, कैसे आए, किधर से आए। मगर एक हुकूमत को जाके उनको पूछना है। कोई एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत नहीं है, एग्रीमेंट बाद में भी साइन कर सकते हैं। OECD के टास्क फोर्स इस वक्त मिसाल के तौर पे वेस्ट अफ्रीका में बैठा हुआ है, और जो आदमी वेस्ट अफ्रीका में बैठा हुआ है, ही इज एन OECD रिक्रूट, ही हैपेंस टू बी अ पाकिस्तानी। अब वो ये सब बातें बता रहा है कि भाई हम किसी मुल्क भी अगर हमारे से मदद चाहे तो क्यों नहीं जाते हैं। भाई कह दें उनको कि ये ड्यूबियस ट्रांजैक्शन है, इसका आप पता करें पैसे किधर से आए, आपको पता चल जाएगा, आपके पैसे भी नहीं हराम होंगे। आपको तो यू डोंट नीड अ कमीशन। वो जब मतलब मसले को खुद खटाई में डाला जा रहा है,
मसले को खुद तवील किया जा रहा है, खुद लंबा किया जा रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दें, अगर मसला जिस तरह हिलाली साहब कह रहे हैं कि आराम से OECD की टास्क फोर्स के पास जाएं और इस मसले को रखें और वो तमाम चीजों को हल कर देंगे, तो हमारे यहाँ तो फिर ऑपोजिशन सही चीज डिमांड ही नहीं कर रही। मतलब वो जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं, इस्तीफा डिमांड कर रहे हैं, वो ये चीज क्यों नहीं डिमांड करते जो हिलाली साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए बात यह है कि इस वक्त एक बौखलाहट तारी है, टोटल बौखलाहट। आज से 1 महीने पहले के बयानात मुस्लिम लीग की हुकूमत के देख लें और पीपल्स पार्टी के देख लें, बिल्कुल मुख्तलिफ बयानात थे। आज 1 महीने के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ, या आज से 15 दिन पहले के बयानात आप देखें तो उसमें यह था कि जी कोई इस्तीफे की डिमांड नहीं हुई थी, बल्कि इसाक डार साहब की रहमान मलिक साहब ने खुद बताया कि उनके साथ मुलाकात हुई, एक बैकडोर राब्ता हो रहा था। जरदारी साहब अभी तक खामोश हैं, उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई इतने बड़े इशू पे। ये बिलावल ने बात की। देखिए बात यह है कि ये ऑल यानी सारे के सारे अवाम इस मुल्क के और एक छोटा सा ग्रुप, एक छोटा सा टोला, ये सारे अवाम और एक छोटे से ग्रुप का मुकाबला है। ये पीपल्स पार्टी भी नहीं, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून भी नहीं, किसी छोटा सा ग्रुप जो कि पार्टियों में बैठ के रूल कर रहा है, डिक्टेटर्स हैं, जो कि आप समझें कि अशराफिया है, जिसको मैं बदमाशिया कहता हूं हमेशा। ये एलीट क्लास के खिलाफ लोगों का रद्द-ए-अमल है और उसके नतीजे में पहली दफा बौखलाहट का शिकार हुकूमत भी है, ऑपोजिशन पार्टियां भी हैं। 2 तारीख को मैं नहीं जानता कि हुकूमत के खिलाफ कौन कौन सी पार्टियां इकट्ठी होती हैं, उसके नतीजे में हुकूमत क्या करती है, कौन सी पार्टियां उधर। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं अकेले जो अभी तक जिन्होंने डिमांड नहीं की इस्तीफे की, बाकी सारी पार्टियां एक तरफ चली गई हैं। लेकिन मसला यह कि जो पार्टियां अपोजिशन में गई हैं उनके अंदर भी करप्ट अनासिर मौजूद हैं, तो वो क्या अपने खिलाफ ही कार्रवाई की डिमांड आगे जाके करेंगे? क्योंकि मुस्लिम लीग की हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारे अंदर नहीं है, ये तो बाकी लोग भी हैं जिन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं, ऑफ शोर वगैरह वगैरह। तो ये मामला मेरे ख्याल से आगे जाके विद इन फ्यू डेज, क्योंकि चीफ जस्टिस अब आ चुके हैं, अब यानी चीफ जस्टिस को यह फैसला करना है कि क्या वो उस खत को कबूल करते हैं, या वजीर आजम ने आज जो बात की कि खुद TOR तय करें चीफ जस्टिस। यानी अब इस वक्त जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में डाल दी है हुकूमत ने मुकम्मल तौर पे, और कौम की नजरें हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ है। जी 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 हिलाली साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब, ये देखिए 2 चीजें, पहले डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, ये जो लोग हैं इस वक्त हर पार्टी को जो चला रहे हैं, एंड आई इंक्लूड दी PTI, ये स्टेटस को के लोग हैं। माफ करिए शफकत साहब, तरीन साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, कसूरी साहब, ये स्टेटस को के लोग हैं। ये उस किस्म की रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, ये उस किस्म का सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते जिसमें मिसाल के तौर पे थर्ड फोर्स हैज टू स्टेप इन। ये 3-4 दफे ये धरना वरना करके घर चले जाएंगे। बात असल ये है, मेरे पास तो टेलीफोन नंबर है जी OECD का टास्क फोर्स, OECD को कोई फोन करके तो बता दें कि भाई हमारा एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम जानना चाहते हैं पैसे जो यूरोप पहुंचे हैं वो करप्ट थे, किधर से आए, कैसे आए, कितने आए, और वो सब बता देंगे। वो तो हिलाली साहब की ऑफर सामने है। हिलाली साहब वक्त खत्म हो गया, लेकिन आपकी ऑफर सामने है कि की टास्क फोर्स को अगर कांटेक्ट करना है तो हिलाली साहब के पास नंबर है। अगर इस मसले का हल चाहिए तो हल तो और भी बड़े आसान है। सियासत, जराइम और करप्शन, इनका नेक्सस टूटेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। हमारे आज के शो से इतना ही। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा अपना, और साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिएगा। अल्लाह हाफिज।